Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll discuss our chapter banking and bank transactions. So last video में हमने types of banks पे end किया था and इस video में हम अपना पढ़ेंगे आगे का part which is meaning and functions of central bank. तो types of banks हमने देखा था commercial bank होता है, central bank होता है. सबसे important अगर किसी country के लिए कोई बैंक है तो वो है central bank of that country. ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का central bank क्या है तो इंडिया का central bank है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई. अब अगर आपसे पूछा जाए कि मीनिंग क्या है सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक होता क्या है, तो सिंपल सी भाषा में बता दीजिएगा कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो एक पूरी कंट्री के बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम को, किसी भी कंट्री के बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट करता है. तो ऐसा एक बैंक जो किसी भी कंट्री के बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा होता है, उस बैंक को सेंट्रल बैंक कहते हैं. तो सेंट्रल बैंक है तो इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है तो आरबीआई क्या करेगा, जितने भी इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं और जितने भी मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड टास्क हो रहा है उसको सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है वो गवर्न करेगा, वो कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो ये आप लिख दोगे सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन में. आपके में सेंट्रल बैंक की डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ थोड़ी डिटेल में है, थोड़े कई टर्म्स उसमें यूज है, कोई एक याद करके लिख सकते हो. बट समझने के लिए सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो किसी कंट्री के बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है. ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं. अब अगर आगे बढ़े तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेंट्रल बैंक के बारे में आएगा वो है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं. क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक के में से एक फंक्शन उसका है जो कि बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि क्रेडिट कंट्रोल का. तो उस पर भी आएंगे धीरे से. सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. तो अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो एक एक करके सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इशू ऑफ करेंसी नोट्स. इशू ऑफ करेंसी नोट्स. तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है, हम इंडिया की बात करें, हम इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, तो जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो ही नोट्स को इशू करता है. अब जैसे आपको पता होगा कि नोट्स, देखो नोट्स इशू की पावर सेंट्रल बैंक को क्यों दी गई है, इसके रीजंस है. पहला रीजन ये कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, जितने भी नोट्स इशू होंगे सेंट्रल बैंक करेगा तो सेम नोट्स होंगे. ठीक है, सेंट्रल बैंक अगर नोट्स इशू कर रहे हैं, कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल बैंक जैसे हमारे इंडिया में नोट्स छप रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, तो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रिंट हो जाए तो इंडिया की सारी पावर्टी खत्म हो जाएगी. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वेग है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोट्स जो इशू हो रहा है सेंट्रल बैंक जो कर रहा है वो इस बेसिस पे कर रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स कितने हैं. तो देखो हर देश में उसके उनके रिजर्व्स होते हैं, तो ऐसी इंडिया में सेंट्रल बैंक में जो गोल्ड है और सिल्वर है उसके रिजर्व्स हैं और उनके बेसिस पर ही जो इंडिया में नोट्स को इशू किया जा रहा है. इशू करने का मतलब क्या, यहाँ पे प्रिंटिंग की बेसिकली बात हो रही है, नोट्स प्रिंट कहाँ हो रहे हैं. तो सेंट्रल बैंक उन रिजर्व्स के हिसाब से ही नोट्स को प्रिंट कर सकता है. ज़्यादा प्रिंट कर देगा तो ये कोई, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को ही ये अथॉरिटी दी गई है, या फिर आप बोलो ये मोनोपोली है सेंट्रल बैंक के पास. मोनोपोली यहाँ पर कीवर्ड है. मोनोपोली का मतलब ये होता है, मोनोपोली का सिंपल सा मतलब है कि एक, वन. ठीक है, तो केवल सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि वो नोट्स को इशू करे. नोट्स को इशू किस बेसिस पे करता है, गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व्स के बेसिस पे करता है. क्यों करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को क्यों दिया गया है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और लोगों का ट्रस्ट बना रहे पेपर करेंसी पे या नोट्स पे. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन था सेंट्रल बैंक का. अब अगर आगे आते हैं तो सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट. बैंकर क्या है, देखो बैंकर जो आपका टर्म आया है ये बैंक से आया है. ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि सेंट्रल बैंक एक बैंक है. बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है
कि सेंट्रल बैंक देखो बाकी कमर्शियल बैंक्स की तरह तो है नहीं, वो तो उन कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन है, अब आप सोच सकते हो कि हम अपनी डिपॉजिट्स कहाँ करते हैं, हम अपनी डिपॉजिट्स करते हैं कमर्शियल बैंक्स में जाके। नरेंद्र मोदी की डिपॉजिट्स कहाँ जाती होंगी, उनका जो बैंक से रिलेटेड है वो कौन देखता होगा, ठीक है, उनके भी बैंक के ट्रांजैक्शंस होते होंगे। तो जो भी गवर्नमेंट होती है, बेसिकली पर्सनली नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए बैंक का काम सेंट्रल बैंक कर रहा होता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक कैसे गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, तो बेसिकली 3 तरीके से करता है। एक तो एज अ बैंकर, दूसरा एज अ एजेंट एंड तीसरा एज एन एडवाइज़र। अब ये तीनों काम जो है सेंट्रल बैंक कर रहा है फॉर द गवर्नमेंट। बैंकर की तरह का मतलब है कि ये गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी मनी रिसीव हो रहा है, जो भी मनी स्पेंड करना है, वो सारी चीज़ें देखता है। एजेंट का मतलब जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें एक एजेंट की तरह कौन हेल्प कर रहा है, सेंट्रल बैंक हेल्प कर रहा है। सेंट्रल बैंक बताता रहता है गवर्नमेंट को। उसके अलावा एडवाइस देना, गवर्नमेंट को अगर एडवाइस देनी है मॉनेटरी चीज़ों की, फाइनेंशियल चीज़ों की, तो वो भी सेंट्रल बैंक देता है टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेंट्रल बैंक एक बैंकर, एजेंट और एडवाइजर की तरह काम करता है फॉर द गवर्नमेंट। बैंकर की तरह क्या काम करेगा, बैंकर की तरह जो बैंक के काम होते हैं, मनी रिसीव, मनी स्पेंड वाला, ये चीज़ देखेगा। एजेंट की तरह जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें एक एजेंट की तरह हेल्प करेगा। एक गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, गवर्नमेंट का एजेंट सेंट्रल बैंक है फाइनेंशियल मैटर्स में, और इन्हीं मैटर्स में एडवाइस वगैरह देने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट ये सेकंड फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। अब थर्ड फंक्शन पर आते हैं। थर्ड फंक्शन कहता है, थर्ड फंक्शन आपका है बैंकर्स बैंक। अब देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक में फ़र्क किया। देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट में समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो बैंक की बात हो रही है, ये बात हो रही है कमर्शियल बैंक्स की। किसकी बात हो रही है, कमर्शियल बैंक्स की। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, देखो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स को भी बैंक की ज़रूरत पड़ती है और वो बैंक है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। जिस तरीके से हमारा बैंक कमर्शियल बैंक होता है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक होता है। तो तीसरा आपका फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या है, ये बैंक है, हमारे लिए बैंकर का काम कर रहे हैं। तो इन बैंकर का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो बहुत सारा बैंक हो गया कमर्शियल बैंक। सिंस बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है कि बैंकर का बैंक, बैंकर कौन है, कमर्शियल बैंक है। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारे लिए एक बैंकर की तरह काम कर रहा है। तो इस बैंकर का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कर रहा है। बैंकर्स बैंक में कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम कर रहा है सेंट्रल बैंक। अब आप सोचोगे कि कमर्शियल बैंक को इन बैंक की, सेंट्रल बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसको देखिए। इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंक फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, देखो कमर्शियल बैंक के पास भी हमेशा जो है पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। जिस तरीके से हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने सेविंग्स में से लेने बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास। सो सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, ठीक है। उसके इसीलिए सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। तो ये बैंकर्स बैंक में आपका टर्म आया है, फ्रेज आया है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इन वर्ड्स को ध्यान से समझना। लेंडर कौन होता है, जो लेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम जाएंगे बैंक के पास, बैंक से लोन लेने कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक हमारे लिए लेंडर है, ठीक है, वो हमें लोन दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक्स को लोन कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है। और लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी। देखो एक आप इसको एक स्टेप की तरह समझो कि हम लोग जो है, हम जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने, कमर्शियल बैंक जाएगा सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने, तो सेंट्रल बैंक लास्ट रिजॉर्ट है। सेंट्रल बैंक को तो बाद में किसी से लोन नहीं लेना है ना, तो वो लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर है, लास्ट लेंडर है, जो कि लास्ट मतलब यहाँ पे टॉप का मतलब हो रहा है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक बैंकर्स का बैंक है, और सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, क्योंकि वो आखिरी बैंकिंग सिस्टम है जो कि लोन्स दे रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस में आता है, बैंकर्स बैंक में आया था। अब देखो
इसके बाद एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पर भी आपका क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट आ जाता है। क्रेडिट कंट्रोल, देखो क्रेडिट कंट्रोल जो फंक्शन है वो बहुत ही बड़ा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ज़्यादा ही आपको ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो क्रेडिट कंट्रोल का जो फंक्शन करती है सेंट्रल बैंक, तो इसमें एक एक आप चीज़ पढ़ोगे जो भी हम उसमें डिटेल में आएंगे, वहाँ पर बात होती है कैश रिजर्व्स की, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, अब देखो हमें अगर लोन लेना है या फिर हमें पैसों की ज़रूरत है, तो अगर हम कमर्शियल बैंक के पास जा रहे हैं पैसे लेने, तो कमर्शियल बैंक के पास हमारा कुछ पैसा सेव रहेगा, कुछ मनी उनके पास हमने डिपॉजिट किया हुआ है। तो सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं फंड्स लेने, लोन लेने जब उनको ज़रूरत होती है, तो सेंट्रल बैंक भी अपने पास कमर्शियल बैंक से कहता है कि आप भी कुछ डिपॉजिट करो जाके, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व्स। कैश रिजर्व्स, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कैश रिजर्व्स बना के रखते हैं सेंट्रल बैंक में, ठीक है। और ये जो कैश रिजर्व बना होता है सेंट्रल बैंक के पास, इसी कैश रिजर्व का यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है। अब जब क्रेडिट कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे इस कैश रिजर्व को यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है, वो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि बैंकर्स बैंक है सेंट्रल बैंक, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, और सेंट्रल बैंक के पास जो कैश रिजर्व्स बने हुए हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, उन कैश रिजर्व्स की मदद से सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन पे। तो फोर्थ फंक्शन है आपका क्रेडिट कंट्रोल। अब आ ही गया क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन। देखो यहां पर क्या रहा, क्रेडिट का कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए, क्रेडिट क्या है? देखो यहां पर जो क्रेडिट है क्या, बेसिकली लोन है। अब देखो ये एक कंट्री है, इंडिया है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे सेंट्रल बैंक्स होंगे, कई सारे कमर्शियल बैंक्स होंगे, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रल बैंक है और ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। अब देखो ये जितने कमर्शियल बैंक्स हैं सबके पास लोग जाते हैं, ठीक है। अब सबको तो लोन नहीं लेना होता, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है कई लोगों को लोन्स दे रही होती हैं। क्या दे रही होती हैं? लोन्स दे रही होती हैं। और ये जो लोन दे रही है, ये लोन क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल बैंक यहाँ पर है, सेंट्रल बैंक को पता है कि हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोगों को लोन दे रहे हैं, नॉर्मल जनरल पब्लिक को, जो बिजनेसमैन है उनको लोन दे रहे हैं, और अथॉरिटीज़ हैं उनको लोन दे रहे होते हैं। तो सेंट्रल बैंक को ये चीज़ देखनी है कि कंट्री के अंदर लोन बहुत ज़्यादा, क्रेडिट की बहुत ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोग लोन ना लें, ठीक है। ये चीज़ होती है कि सेंट्रल बैंक को ये मेंटेन करना होता है कि देश के अंदर जो ये क्रेडिट की सप्लाई हो रही है, जो क्रेडिट घूम रहा है, जो कि कमर्शियल बैंक्स लोगों को दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, वो लोन जो है एक लिमिट में रहे, एक उसको बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ये बैलेंस मेंटेन करने का फंक्शन को ही क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है? लोन का कंट्रोल। एक कंट्री के अंदर लोन की जो सप्लाई है, क्रेडिट की जो सप्लाई है, उसको कंट्रोल करने का काम को क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक करता है। अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव फंक्शंस और क्वालिटेटिव फंक्शंस। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर क्वांटिटी के हिसाब से, जो क्रेडिट की क्वांटिटी है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी वाले मेजर्स लिए जाते हैं। अब क्वांटिटी वाले मेजर्स का क्या मतलब है? यहाँ पर जो मेजर लिया जा रहा है उस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, लोन्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात आती है जैसे कैश रिजर्व, जो अभी कैश रिजर्व की हमने बात करी थी बैंकर्स बैंक में, कि कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो वो कैश रिजर्व की अमाउंट को
बढ़ाना कम करना, यहाँ पर अमाउंट से खेला जाता है, ठीक है, अमाउंट से कंट्रोल किया जाता है कि अब अगर अमाउंट रिजर्व बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे रहेंगे लोन देने के लिए। तो इस तरीके के मेजर्स होते हैं। तो इन मेजर्स को क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्योंकि जो मेजर लिया जा रहा है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो भी अमाउंट से ही रिलेटेड है, ठीक है, वो इस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि पैसा ही कम कर दो इकोनॉमी में तो कम जो है क्रेडिट होगा, पैसा बढ़ा दो इकोनॉमी में तो ज़्यादा क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अमाउंट से रिलेटेड मेजर्स लिए जाते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव मेजर हो गए। क्वालिटेटिव मेजर्स का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव मेजर्स में जनरली एक तरीके से ये मॉरल मेजर्स होते हैं कि ऑर्डर दे दिया गया कि आपको ज़्यादा लोन नहीं देना है, ठीक है, परसुएट कर दिया गया कमर्शियल बैंक्स को बाय द सेंट्रल बैंक कि आप ज़्यादा लोन्स मत प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इनको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा क्रेडिट कंट्रोल के टॉपिक पे। तो क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली क्या है कि एक इकोनॉमी के अंदर लोन कितना है, लोन की सप्लाई, उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करने का काम है। दो मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके भी और क्लासिफिकेशन जो क्रेडिट कंट्रोल में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ फंक्शन विच इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ये इतना लंबा सा कौन सा फंक्शन इसका आ गया है? देखो सबसे पहले देखो फॉरेन करेंसी के रिजर्व। फॉरेन करेंसी से किससे रिलेट की बात हो रही है? फॉरेन करेंसीज क्या? देखो इंडिया जो है, आप किसी भी कंट्री की बात करो, वो बिजनेस करता है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब इंडिया है, कई देशों से सामान इंपोर्ट कर रहा है, कई देशों को सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर इंडिया यूएसए से कुछ सामान खरीदना चाहता है तो जब इंडिया यूएसए से वो परचेज करेगा, इंपोर्ट करेगा, तो यूएसए को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यूएसए को पेमेंट वो रुपीज़ में तो नहीं करेगा ना, वो यूएस की जो करेंसी है डॉलर्स, उसमें पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि कंट्रीज़ को जो है अलग अलग देशों के साथ ट्रेड करना होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, तो जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगी, फॉर एग्जांपल इंडिया ने यूएसए को एक्सपोर्ट करा कुछ गुड्स, कुछ सामान बेचे यूएसए को, तो यूएसए पेमेंट करेगा अपनी करेंसी में, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जब सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो करेंसीज का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। करेंसी आती है और उसको फिर हम यूज़ करते हैं फर्दर अपने बिजनेस को करने के लिए। तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व बना होता है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास ही होता है, ठीक है। अब कोई कमर्शियल बैंक के पास तो वो करेंसी नहीं आएगी, ठीक है, या उस कमर्शियल बैंक से तो पेमेंट नहीं होगी, सेंट्रल बैंक से ही ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फॉरेन से रिलेटेड जितना ट्रेड होता है उसको देखा जाता है, उसकी करेंसीज सेंट्रल बैंक के पास रहती है। इसलिए सेंट्रल बैंक को एक कस्टोडियन बोला जाता है। कस्टोडियन बोलने का एक और रीज़न है कि देखो एक ना होता है एक्सचेंज रेट, एक आपका टर्म है यहाँ पर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट होता क्या है? देखो एक्सचेंज रेट सिंपल हम लोग जब बात करते हैं कि एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रुपीस के बराबर है, हम लोग ने हमेशा बात करी होगी कि एक यूएस डॉलर, यूएस का एक डॉलर कितने इंडियन रुपीस में है, इंडिया के कितने रुपए, यूएसए का एक डॉलर, हम लोग अक्सर बात करते हैं। अभी की बात करी जाए तो 82.30, मतलब कि 82.30 रुपीज़ जो है इट इज़ इक्वल टू $1। 82.30 रुपीज़ जो इंडिया का है, उस अगर हम 82.30 रुपीज़ इंडिया से देंगे तो यूएस के वो $1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट का कैसे हमें, देखो एक्सचेंज रेट को हमें एक बैलेंस, जो सेंट्रल बैंक है वो एक बैलेंस पे रखता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही ट्रेड वगैरह होते हैं। अगर ये एक्सचेंज रेट में चेंजेस होता है तो ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर देखो ट्रेड में प्रॉब्लम होगी तो इंटायर इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। तो सेंट्रल बैंक एक कस्टोडियन होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, सिंपल सा समझ लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता है। और उसके बाद एक एक्सचेंज रेट जो होता है, जो भी हर कंट्री का एक्सचेंज रेट जो है उसको बैलेंस करने का, स्टेबल करने का काम भी किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक ये कंट्री को बताता है कि कब हमें इंपोर्ट्स जो है कम करनी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी है। देखो अगर हम सामान कम खरीदेंगे, देखो जैसे एक बिजनेस में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा क्या है, जो हमने सेल करी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो हमने परचेज़ किया, जो एक्सपेंस करे परचेज़ करने में, वो कम होने चाहिए, तो इससे में प्रॉफिट
होता है। अब एक कंट्री है वो अगर इंपोर्ट करने का काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, खरीद ज़्यादा रही बाकी देशों से, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, और एक्सपोर्ट करने का काम, अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचने का काम जो है वो कम कर रही है, तो फिर वहाँ से करेंसी हमें कम मिलेगी। तो इसी तरीके से सेंट्रल बैंक फिर अगर देखता है कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो कंट्री को, जैसे इंडिया यहाँ पर केस है, तो इंडिया में बोलेगा भी गवर्नमेंट ही होगा कि आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है या इंपोर्ट्स को कम कर देना है टू मेंटेन दैट बैलेंस। तो वो बैलेंस बना रहे, ये सारी चीज़ें, ये सब देखने का काम, ये सब कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी बोला जाता है। अब इसके बाद आते हैं सिक्स्थ फंक्शन पे। सिक्स्थ फंक्शन अगर देखा जाए तो ये है मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स के बाद एक्सचेंज रेट आपका ये इसी में कवर हो गया है। तो ये जो एक्सचेंज रेट वाला था, ये सिक्स्थ वाला ही पॉइंट था, मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है आपको बता दिया गया है। $1 जो यूएस का है वो 82.30 रुपीज़ का है अभी एट प्रेजेंट। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता कम होता रहता है। एक्सचेंज रेट जो है इससे कैसे डिटरमाइन होता है, हमें किस तरीके से जो है इसका बैलेंस एक बना होना चाहिए। और अगर आपसे ये फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का पूछा जाए तो इसमें यही है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो फॉरेन करेंसीज रहती हैं, ठीक है, रिजर्व की तरह उसके पास रहती है, इसलिए सेंट्रल बैंक को ये बोला जाता है। ये आपके हो गए 6 फंक्शंस। अब 7th फंक्शन पर आते हैं, विच इज़ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को समझना पड़ेगा। इसमें यह है कि क्लियरिंग हाउस की तरह सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के क्लेम्स को सेटल करता है और उनके ड्यूज को बुक एंट्री से कंप्लीट करता है। देखो एक कमर्शियल बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक के बीच में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से सेटल करना है, वो वाला काम सेंट्रल बैंक का होता है। कैसे, इसको समझो। जैसे आपके में एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसको पे करने थे 20 लाख रुपीज़ पंजाब नेशनल बैंक को, ठीक है। अब ये जो पंजाब नेशनल बैंक को पे करने थे, इन ड्यूज को सेटल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने एक चेक 20 लाख का इशू किया, पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके बेसिस पर एडिट और वो ट्रांजैक्शंस जो है उन बैंक को डेबिट और क्रेडिट कर देगा। देखो सिंपल सा यहाँ बताया गया है, देखो यहाँ बताया गया है कि ये है बैंक ऑफ बड़ौदा और ये है पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को पंजाब नेशनल बैंक को देने थे कितने, 20 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 लाख रुपीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा को देने थे टू पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, उसने एक चेक इशू कर दिया 20 लाख का, चेक एक बनाया 20 लाख का, किसके नाम पे, पंजाब नेशनल बैंक को देने के लिए। अब जब ये चेक यहाँ पंजाब नेशनल बैंक को देगा तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक काम करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स होते हैं। तो सेंट्रल बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज पास कर देगा। डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज अगर नहीं पता है तो फिर आप अकाउंटिंग का जो चैप्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। अकाउंटेंसी में आप पूरा डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, चाहे कोई ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर किसी एक को कोई एक पैसा दे रहा होता है तो दूसरा पैसा रिसीव कर रहा होता है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे दोनों 2 एंट्रीज होती है। तो सिमिलरली यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 20 लाख रुपीज़ पंजाब नेशनल बैंक को पे कर रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक को 20 लाख रिसीव हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 20 लाख जा रहा है। तो इस बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बनेगी। बट यहाँ पर बात आती है वो एंट्री कहाँ पास होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में या पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो एंट्री पास होगी सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक के पास इन दोनों बैंक के अकाउंट्स हैं और वो इन दोनों बैंक के अकाउंट्स की जो एंट्रीज है उनको पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका है
क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, अगर दो कमर्शियल बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके बीच में जितना भी मनी के लेन देन की चीज़ें हैं वो सब सेंट्रल बैंक के पास रिकॉर्ड रहती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ये वाला काम भी आपका कर रहा होता है। अब इसके बाद आता है डेवलपमेंटल फंक्शंस, जो कि कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शन का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंट लाना, ठीक है। डेवलपमेंट किस चीज़ में, डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है कि इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, देखो एक चीज़ आपको एट प्रेजेंट पता होनी चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली, कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। देखो 3 टाइप की कंट्रीज होती हैं बेसिकली, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो इंडिया अंडर डेवलपिंग नहीं है, इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग, वो डेवलपिंग के प्रोसेस में है। और डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, बहुत ऊंचे लेवल पर है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि इसलिए जो है जितना भी डेवलपमेंटल का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम इंडिया के अंदर हो रहा है, वो सब सेंट्रल बैंक देख रहा होता है। जैसे कि क्रिएटिंग स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखो अभी आपने टाइप्स ऑफ बैंक्स में पढ़ा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड बैंक्स बन रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट है। तो ये बैंक्स बनाने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं, उस हिसाब से वो अपने डेवलपमेंटल फंक्शंस लेता है। पहले के टाइम में ये बैंक्स नहीं प्रेजेंट, अगर बहुत पहले के टाइम पे जाओ, बट अब एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल बैंक्स, इंडस्ट्री के लिए स्पेशल बैंक्स, ये सब आ गए हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है और ये सब सेंट्रल बैंक अंडरटेक कर रहा है। सेकेंडली, एंश्योरिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, पूरा जो कंट्री, पूरी जो नेशन है, उसके जितने रीजन है उनकी बैलेंस डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि एक एरिया कंट्री का बहुत ज़्यादा